दोस्तों नमस्कार। पैसा है किसका और अगर जांच हो जाए तो फंसेगा कौन? इसी दौर में कॉरपोरेट मित्रों का नेटवर्थ बढ़ते कैसे चला गया? इसी दौर में डिसइन्वेस्टमेंट से बात शुरू हुई थी, लेकिन वह प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण और उसके बाद बात आगे बढ़ते बढ़ते मोनेटाइजेशन तक कैसे पहुंच गई? इसी दौर में पीएसयू कौड़ियों के मोल कौन खरीद रहा था और बेच कौन रहा था? इसी दौर में एनसीएलटी के जरिए कितने लाखों करोड़ों का खेल इस देश में कानून के दायरे तले होता चला गया और किसी ने चू तक नहीं की, क्योंकि वह कानून का दायरा भी एक को लाभ पहुंचाता था, दूसरी तरफ देश को घाटा पहुंचाता था। इसी दौर में जो सिस्टम पूरा बनता चला गया उसमें शेल कंपनियां लाखों की तादाद में बंद होने का ऐलान खुद प्रधानमंत्री ने किया। लेकिन जब एक कॉरपोरेट मित्र से जुड़ी शेल कंपनियों का जिक्र आया तो बकायदा सरकार ने कहा कोई जानकारी नहीं है, और यह कहने के लिए भी संसद के भीतर बकायदा लिखित जवाब दिया गया। लेकिन बात यही नहीं ठहरी। अभी तक इस बात का जिक्र होता था कि दरअसल हर क्षेत्र में कमाई के रास्ते सरकार अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी से खोल रही है। लेकिन बात जब आगे खुलती चली गई तो एक बात और समझ में आई कि इस देश के भीतर जो कमाई के रास्ते पहले से थे, उन्हीं रास्तों को कौड़ियों के मोल अपने कॉरपोरेट मित्रों के हवाले करते चले गए, और यही डिसइन्वेस्टमेंट से बात आगे निकलकर निजीकरण और मोनेटाइजेशन तक पहुंच गई। लेकिन बात यहां भी नहीं रुकी। सवाल यह भी था, क्या वाकई कॉरपोरेट का पैसा है या पॉलिटिकल पैसा है? पॉलिटिकल पैसा कहीं कॉरपोरेट के साथ गठजोड़ तो नहीं कर रहा है, या फिर कॉरपोरेट के पैसे को ही वाइट करने के लिए कहीं पॉलिटिकल इकोनॉमी इस देश में काम तो नहीं कर रही है? आंकड़े भी हैरान करने वाले। एक तरफ इलेक्ट्रॉल बॉन्ड 13,000 करोड़ के पार। इसी दौर में जो रिटर्न ऑफ किया गया एनपीए को लेकर, यानी बैंकों से कर्ज लेकर जो भाग गए और उसकी जो माफी दे दी गई, वह भी तकरीबन 13 लाख करोड़, यानी 13,000 करोड़। एक तरफ इलेक्ट्रल बॉन्ड तो दूसरी तरफ 13 लाख करोड़ तकरीबन एनपीए का रिटर्न ऑफ करना। इसी दौर में डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर भी 3 लाख करोड़ का खाका तो तैयार किया ही गया, और इसी दौर में मोनेटाइजेशन के जरिए 6 लाख करोड़ का लक्ष्य भी रखा गया 2025 तक। और इसी दौर में जो निजीकरण हुआ उसमें भी 10 लाख करोड़ से ज्यादा की सरकारी संपत्ति निजी हाथों में हवाले करने की दिशा में सरकार बढ़ ही गई। लेकिन बात यहां भी नहीं रुकती है। बात तो यह भी होती है कि दरअसल कॉरपोरेट टैक्स के रूप में हर बरस 4 से 5 लाख करोड़ की रियायत कैसे किसी को मिलती चली जा रही है। और इसी दौर में शेयर बाजार के भीतर जो वैल्यूएशन होता है और जो मनी रोटेट करने की परिस्थितियां हैं, वह भी सबको हैरान करती है। तो क्या 2024 का चुनाव इसी पूंजी के इर्द गिर्द अब घुमड़ने लगा है और राहुल गांधी ने इसी नब्ज को पकड़ लिया है? और यह एक ऐसी नब्ज है जो 2024 और उससे पहले यानी इसी बरस जो चुनाव होने हैं, उन चुनाव के इर्द गिर्द पूंजी की आवाजाही यानी पैसे की आवाजाही और उस पाइपलाइन को काटने की राहुल गांधी सोच रहे हैं, क्योंकि वह जान चुके हैं इस दौर में अगर यह मुद्दा नहीं बना तो आने वाले वक्त की राजनीति पूरे तरीके से इस देश के तमाम राजनीतिक दलों के हाथों से निकल चुकी होगी। और शायद इसीलिए जहां पर मंच मिलता है, राहुल गांधी जिन बातों का जिक्र करते हैं उन बातों को एक वक्त में जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि वह कानूनी रूपरेखा के तहत फाइल खोलने का जिक्र करते हैं। और कल भी रायपुर में राहुल गांधी ने जिस बात का जिक्र किया, हमें लगता है कि उसकी चंद लाइनों को पहले सुन लीजिए। और प्रधानमंत्री को साफ कहना चाहिए, देश को बताना चाहिए और छत्तीसगढ़ के युवाओं को बताना चाहिए कि वो अदानी जी पर इंक्वायरी क्यों नहीं करवा रहे हैं। ऐसी क्या बात है कि नरेंद्र मोदी जी अदानी जी पर इंक्वायरी नहीं करा सकते हैं? 2-3 सवाल हैं भाई और बहनों, युवाओं। ये जो हजारों करोड़ रुपए हिंदुस्तान से बाहर गया, ये पैसा किसका था? पहला सवाल, ये अदानी जी का पैसा नहीं था, ये किसी और का पैसा था। किसका पैसा था? ये पहला सवाल है।
प्रधानमंत्री जी कोई इंक्वायरी नहीं करवाएंगे। मैं आपको साफ कह देता हूं, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अदानी जी पे कोई इंक्वायरी करा ही नहीं सकता, क्योंकि अगर उसका इंक्वायरी का नतीजा निकल गया तो नुकसान अदानी जी को नहीं होगा, नुकसान किसी और को होगा। तो क्या वाकई कॉरपोरेट का पैसा पॉलिटिक्स में नहीं, बल्कि पॉलिटिक्स का पैसा कॉरपोरेट में लगकर एक नए नेक्सस को देश में तैयार कर रहा है, और उसी की फाइल खोलने का जिक्र या उसी की इंक्वायरी का जिक्र राहुल गांधी अब खुले तौर पर करने लगे हैं? सवाल इतना भर भी नहीं है, क्योंकि परत दर परत जब आप परिस्थितियों को परखेंगे तो इस देश के कॉरपोरेट की पॉलिटिकल फंडिंग जो बीजेपी के पास जाती है, अगर उस पाइपलाइन को काट दिया जाए तो यकीनी तौर पर बीजेपी के भीतर नोटबंदी आ जाएगी। और यह एक ऐसी नोटबंदी होगी जिसमें विधायक या सांसद को खरीदना तो दूर, चुनाव लड़ने की परिस्थिति में भी क्या पॉलिटिकल पार्टी नहीं रहेगी जो इतनी बड़ी तादाद में इस दौर में तमाम रैलियों में खर्च करती है, तमाम चुनाव के मद्देनजर कॉन्स्टिट्यूंसी दर कॉन्स्टिट्यूंसी खर्च करती है, बूथ मैनेजमेंट से लेकर प्रचार प्रसार की हर कीमत एक होती है जो खर्च की जाती है, तो इतना पैसा आता कहां से है? और इस पैसे का ओर छोर कहीं दूसरी जगह देखने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। बीजेपी के दिल्ली के हेडक्वार्टर में चले जाइए, 5 मंजिली इमारत में लगातार जो 5 सितारा एसी से लेकर तमाम सुविधाओं से लैस है, क्या कभी किसी ने उस बिल को भी जानने की जरूरत महसूस की, या पैसा इतना अफरात है कि दरअसल इसकी भी फिक्र की नहीं जाएगी? यह सवाल अब इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कहीं ना कहीं अडानी इस दौर में राहुल गांधी के हर भाषण के साथ अगर जुड़ा है तो पहली बार उसके पॉलिटिकल एंगल को भी खुद राहुल गांधी बताने से चूक नहीं रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो रिपोर्ट पहली बार निकल कर आई पिछले ही हफ्ते, उसने भी राजनीतिक इंडिकेशन उस जांच के जरिए देने की कोशिश की कि मसला सिर्फ इकोनॉमिक स्कैम का नहीं है, यह एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्कैम है। और शायद इसीलिए अगर आप परखना और टटोलना शुरू करें तो स्कैम का मतलब उस पूंजी से जुड़ा हुआ है जो पूंजी सही मायने में रेवेन्यू के हिस्से तक पहुंच नहीं पाती है, टैक्स दिया नहीं जाता है, राहत रियायत मिलती चली जाती है, अनअकाउंटेड मनी होती है, कोई उसके बारे में जानता नहीं है। और इसकी शुरुआत अगर ध्यान दीजिए तो इलेक्ट्रल बॉन्ड से होती है, और इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए अगर आप चीजों को परखना शुरू करेंगे तो 13,791 करोड़ यानी 2018 से लेकर जुलाई 2023 तक के बीच में इतने इलेक्ट्रल बॉन्ड का जिक्र होता है। लेकिन एक क्षण के लिए सोचिए 2024 में कितनी बड़ी तादाद में इलेक्ट्रल बॉन्ड में पैसा आने वाला है, और इसकी शुरुआत अगले महीने से होगी, क्योंकि अक्टूबर नवंबर दिसंबर इन 3 महीनों में इलेक्ट्रल बॉन्ड फिर बिकने शुरू होंगे। अगर आप 2019 के चुनाव के वक्त में चले जाइए तो आपको जानकर हैरत होगी, सिर्फ मार्च, अप्रैल और मई इन 3 महीनों में इलेक्ट्रल बॉन्ड 4,443 करोड़ रुपए उसके जरिए आए। 80% सीधे सीधे बीजेपी के पास चला गया, बाकी 20% में तमाम नेशनल पॉलिटिकल पार्टी और रीजनल पार्टीज। लेकिन बात अब यहां पर भी रुकती नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए एक चीज तो साफ है, इसमें बड़ी तादाद में कॉरपोरेट की भागीदारी है, और कॉरपोरेट ही उस पैसे को किस रूप में दिखाती है, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स लेती है, और इसकी जानकारी देश को हो नहीं पाती है। अब यहां पर एक दूसरा सवाल जरूर आना चाहिए, क्योंकि जिक्र अगर अडानी के उस पूरे सिस्टम का हो रहा है जिस सिस्टम के आश्रय सरकार के द्वारा राहत रियायत सुविधा नेटवर्क सब कुछ दिया जा रहा है, और उसकी एवज में क्या पैसा रोटेट होकर आ रहा है, या इस देश के भीतर की पॉलिटिकल इकोनॉमी ही कॉरपोरेट के जरिए चीजों को डेवलप अपने भविष्य की राजनीति को सुरक्षित रखने के लिए तो नहीं कर रही है? ये सारे सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो चले हैं क्योंकि जब राहुल गांधी कहते हैं पैसा किसका था जो $1 बिलियन से ज्यादा बाहर चला गया, और कोई इंक्वायरी क्यों नहीं करवाता है, जब इन बातों का जिक्र होता है तो हमें लगता है एक एक परत को परखना शुरू कीजिए, राज्य दर राज्य समझिए। इस देश के भीतर में जो कॉरपोरेट पॉलिटिकल फंडिंग इलेक्ट्रल बॉन्ड के अलावे होती है, उसमें कई ट्रस्ट काम करते हैं, प्रूडेंट इलेक्ट्रल ट्रस्ट, AB जनरल इलेक्ट्रल ट्रस्ट,
समाज इलेक्टोरल ट्रस्ट, इंडिपेंडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट, स्मॉल डोनेशन ट्रस्ट। स्मॉल डोनेशन ट्रस्ट में लाखों रुपए दिए जाते हैं, लेकिन बाकी सब में करोड़ों रुपए। और सबसे बड़ा प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट है जिसमें 89 कॉरपोरेट्स की साझेदारी है और बरस दर बरस ये 500 करोड़ के लगभग तो देते ही हैं, जो नजर खुले तौर पर आता है। और इस एसोसिएशन के जरिए जब पैसा पॉलिटिकल पार्टी को जा रहा है और वो खुले तौर पर इस देश में उसका लाभ उसको मिल रहा है, और ये अगर हर जांच के बाद निकलना शुरू हो जाए तो क्या वाकई बीजेपी के भीतर नोटबंदी की स्थिति नहीं हो जाएगी? क्योंकि हमने जब परखा कि आखिर कितनी बड़ी तादाद में कौन सी कंपनियां हैं, उन कंपनियों के जरिए क्या लाभ उनको मिलता होगा, लाभ मिलना तो दूर, लेकिन उनका नेटवर्थ इस दौर में कैसे बढ़ जाता है, और सरकार के जो करीबी हैं उन्हीं का नेटवर्थ क्यों बढ़ता है, और वही पैसा पॉलिटिकल फंडिंग में लगाते हैं, चाहे वो ट्रस्ट के जरिए हो, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए हो। यहां तक कि पीएम केयर्स भी जब ऐलान किया गया तो इस देश के जो टॉप 10 कॉरपोरेट पैसा देने वाले थे, उन्हीं का नेटवर्थ इस दौर में बढ़ा है, उन्हीं के जरिए पॉलिटिकल फंडिंग इस दौर में हुई है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर की एक रिपोर्ट बहुत साफ तौर पर बतलाती है कि किस तरीके से हर जगह के कॉरपोरेट का पैसा बीजेपी तक पहुंचता है। अगर सिर्फ गुजरात के कॉरपोरेट का जिक्र करें तो उनकी संख्या जितनी बड़ी तादाद में है उसमें 163 करोड़ रुपया वो बीजेपी को देते हैं, 11 करोड़ रुपया कांग्रेस को देते हैं, और यह हिस्सा 2016 से 21 के बीच का है, सिर्फ गुजरात के कॉरपोरेट। लेकिन बात सिर्फ गुजरात की नहीं है, बात तो उसके आगे की है, जिसमें यह भी नजर आया कि एवरेज के तौर पर, चाहे वह अंबानीज का जिक्र हो, अडानीज का जिक्र हो, भारतीय एयरटेल का जिक्र हो, इस दौर में जो मित्तल डिजाइन एंड इंजीनियरिंग सेंटर प्राइवेट लिमिटेड है उसका जिक्र हो, निप्पॉन स्टील इंडिया का जिक्र हो, अलग अलग तरीके से कॉरपोरेट के जो डोनेशंस हैं वो बहुत साफ तौर पर बतलाते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में पॉलिटिकल फंडिंग होती है। जब उसको आप मिलाइएगा सबको एक साथ, तो जो हमारी टीम ने मिलाया तो 22 ऐसे कॉरपोरेट निकल कर आए जो हर जगह सरकार को पैसा देते हैं, पॉलिटिकल फंडिंग के तौर पर दें या पीएम केयर्स के तौर पर दें, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए भी हो सकता है वो देते होंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड का खुला खेल नजर नहीं आता है, लेकिन यहां पर हमें लगता है एक जिक्र वेदांता का करना चाहिए, क्योंकि वेदांता को लेकर हाल ही में जब रिपोर्ट आई तो उसकी जो तमाम फाइल निकलकर आने लगी, तो सोचिए कि एक वक्त वह अपने आप में विदेशी कंपनी थी, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम के जरिए उसको इनकॉर्पोरेट किया गया था। 2004 से 2012 के बीच में उसने तकरीबन 16 करोड़ रुपए पॉलिटिकल फंडिंग की थी, लेकिन चूंकि वह विदेशी कंपनी थी तो वह मामला अदालत में पहुंच गया, क्योंकि विदेशी कंपनियों से या विदेशी कॉरपोरेट से पॉलिटिकल फंडिंग होती नहीं है। भारत के भीतर इलेक्टोरल बॉन्ड से पहले, यानी 2018 के मार्च से पहले यह मान्य नहीं था। तो यह मामला हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट में अभी भी है, जहां पर सिर्फ 16 करोड़ का मामला है। लेकिन वेदांता के एनुअल रिपोर्ट में भी यह नजर आया कि लगभग 289 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दिए गए, यह इंडिकेट करते हैं। और उसके अलावे 2016 से 2020 के बीच में तकरीबन 50 करोड़ रुपए, 6.16 मिलियन डॉलर दिया गया। यह सिर्फ एक इंडिकेशंस हैं कि कॉरपोरेट अगर सरकार को पैसा दे रहे हैं तो सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि सरकार उनके लिए कुछ पॉलिसी में ढील करती है या उनके अनुकूल स्थितियों को बनाती है। क्योंकि इस दौर में वेदांता के जरिए पर्यावरण को लेकर क्या क्या समझौते किए गए, उस दिशा में नहीं देखा गया, इन बातों का जिक्र भी इस दौर में निकल कर आया। तभी यह फाइल खुली कि क्या वाकई वो भी बड़ी तादाद में कॉर्पोरेट फंडिंग करती है, तो यह भी निकल कर आया। अडानी इसको लेकर कुछ छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि उनका जो जेट घूमता था 2013-14 के बीच में या 2012 से ही घूमना शुरू हो गया था, तो अडानी के जेट में प्रधानमंत्री मोदी बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री उस दौर में देश भर में 350 से ज्यादा रैलियां जो कर रहे थे वह खुले तौर पर हो रहा था। तो हर कोई जानता था जब वो सत्ता में आएंगे तो अडानीज भी गुजरात से निकलकर देश में छा जाएंगे। और शायद इसीलिए वो कोई सेक्टर हो, वो रेल का सेक्टर हो, एविएशन का सेक्टर हो, पोर्ट का सेक्टर हो, सड़क का सेक्टर हो, जिस भी सेक्टर में आप देखिएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ सेक्टर हो, हर सेक्टर में उनकी मौजूदगी कानूनी तौर पर दिखाई देगी। तो क्या इस दौर में जो पॉलिसीज इस देश में लीगल एस्पेक्ट में क्रिएट की जा रही थी वह भी चंद मित्रों के आश्रय की जा रही है? और राहुल गांधी इसी थ्रेड को पकड़ना चाहते हैं क्या?
क्योंकि उन्हें इस बात की जानकारी है कि भारत के भीतर की इकोनॉमिक कंडीशन में कॉरपोरेट का होना जरूरी है और बिना कॉरपोरेट के पूंजी के आश्रय चीजें चलेंगी नहीं। लेकिन वो प्रतिस्पर्धा नहीं होती है, यानी एक हेल्दी प्रतिस्पर्धा नहीं है, बल्कि हम सीधे अपने तौर पर पॉलिसी बनाएंगे और उनको लाभ मिल जाएगा। अगर ऐसी स्थिति देश के भीतर में इकोनॉमिक मॉडल को लेकर सरकार चला रही है और उस इकोनॉमिक मॉडल से उस सत्ताधारी राजनीतिक दल को लाभालाभ हो रहा है, तो फिर उसे फिक्र किस बात की होगी। और यही वो सवाल है जो चुनाव दर चुनाव पहली बार उभरता रहा इससे पहले कि कितनी बड़ी तादाद में पैसा खर्च चुनाव के समय होता है। एडीआर हो, इलेक्शन वॉच हो या खुद इलेक्शन कमीशन क्यों ना हो, तीनों ने जिक्र किया है कि एवरेज जो रफ्तार है वो 100% से ज्यादा की रफ्तार है। 1000% से ज्यादा की रफ्तार कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी में चली जाती है जो खर्च किया जाता है पैसा पॉलिटिकल तौर पर, और पैसा जिसके पास होगा वही खर्च करेगा, और पैसा जो खर्च कर रहा है उसको गारंटी होती होगी कि पैसा तो हमारे पास आएगा ही। यानी एक सिस्टम सत्ता के जरिए क्या इस दौर में ऐसा बनने लगा जहां पर पैसा आपका आता चलेगा और एक ऐसी पाइपलाइन क्रिएट कर ली गई। तो कहा गया कि जब नोटबंदी आई थी उस वक्त उन तमाम छत्रपों की पॉलिटिकल फंडिंग के पाइप को काट दिया गया, क्योंकि उनके पास जो रुपया जमा था वो एक झटके में बर्बाद हो गया। और उसके बाद किसी भी ऐसे राजनीतिक दल ने हिम्मत नहीं दिखाई खड़े हो पाने की जो पैसे के बूते राज्यों की राजनीति करने में माहिर थे। लेकिन अगर ध्यान दीजिए, यही नोटबंदी मौजूदा वक्त में अडानी कांड के जरिए, जिसका जिक्र राहुल गांधी लगातार कर रहे हैं, अगर यह उभर कर आता है तो बीजेपी की वह पूरी की पूरी प्रक्रिया जो देश भर में नजर आ रही है, जहां पर वह जिले दर जिले अपने हेडक्वार्टर्स को क्रिएट करना चाहते हैं, अपने ऑफिसेस को बनाना चाहते हैं, हर जगह उनके दफ्तर होने चाहिए, दफ्तर भी शानदार होने चाहिए, उस शानदार दफ्तर के भीतर शानदार चीजें हमेशा परोसी जानी चाहिए, बैठक शानदार तरीके से हो, यानी उसके भीतर समाते ही दुनिया बिल्कुल बदल जाए, ऐसा एहसास अगर कोई राजनीतिक पार्टी अपने भीतर करा देगी तो क्या एमएलए और क्या सांसद, इनकी हैसियत कहां बचेगी। यही वो पाइपलाइन है जो मजबूती के साथ कॉरपोरेट सत्ता के नेक्सस के बीच इस दौर में क्या आकर खड़ी हो गई है। और राहुल गांधी दरअसल इसीलिए हर रैली में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में और हर मौका मिलते ही इस बात का जिक्र करते हैं, क्योंकि वो जान चुके हैं जब तक इस पाइपलाइन को कट नहीं किया जाएगा और ये बात लोगों के जहन में बस नहीं जाएगी, तब तक चीजें अनुकूल हो नहीं सकती है। यानी करप्शन के जो आइडियाज इससे पहले इस देश के भीतर अलग अलग नेताओं के जरिए चलते रहे हैं, उस दायरे में शुगर मिल के स्कैम भी आ सकते हैं, जो शुगर मिल के जरिए जो अलग अलग कोऑपरेटिव स्कैम हुए महाराष्ट्र के भीतर वह भी आ सकते हैं, बिहार के स्कैम आ सकते हैं, यूपी के स्कैम आ सकते हैं, तमिलनाडु के स्कैम आ सकते हैं, तेलंगाना के स्कैम आ सकते हैं, तमाम जगहों के स्कैम आ सकते हैं। लेकिन स्कैम का लीगलाइजेशन या स्कैम का पॉलिसीगत तरीके से चीजों का इंप्लीमेंट होना क्या इस दौर की एक नई फिलॉसफी उभर कर आ चुकी थी। और वो पहली बार 2019 के बाद इसलिए मौजूदा वक्त में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को डराने लगी कि वह तो उसके बाद कहीं के नहीं बचेंगे। और राहुल गांधी ने किसी फक्कड़ और मुफलिस राजनीति के तर्ज पर खुद को जब जनता के सामने रखा तो उसके बाद उनको समझ में आया कि अगर इसी तरीके से इसको राजनीतिक तौर पर मुद्दा इस देश में बनाया जाए या उभारा जाए तो फिर बीजेपी के भीतर भी नोटबंदी आ सकती है, क्योंकि ब्लैक मनी खत्म करेंगे इस देश से, उसके उलट ब्लैक मनी के आश्रय समूची राजनीति की जाएगी इस देश में। ऐसा तो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। और इतनी बड़ी तादाद में पैसा हर जगह अगर आ रहा हो, बिहार के किसी सुदूर इलाके में, किसी सुदूर जिला में, चाहे वो मोतिहारी का जिक्र कर लीजिए, चाहे खगड़िया का जिक्र कर लीजिए, अगर उस जिले में बीजेपी का एक दफ्तर शानदार तैयार हो रहा है और बिहार में हर दूसरा व्यक्ति गरीब है और इस देश के भीतर में सबसे गरीब राज्य जीडीपी के लिहाज से, पर कैपिटा इनकम के लिहाज से बिहार है, वहां पर भी अगर रईसी नजर आने लगे राजनीतिक दलों के नेताओं के भीतर और उनको कोई चिंता ही ना हो तो उनकी अपनी जिंदगी के सामाजिक सरोकार संवाद के तौर पर नहीं रहेंगे बल्कि नोट और पैसे के तौर पर रहेंगे।
यह अंतर दरअसल मौजूदा वक्त में राजनीतिक सत्ता को डरा रहा है, क्योंकि इससे पहले किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता ने जनता के साथ वो सरोकार नहीं बनाए जो राहुल गांधी ने इस देश में चलते हुए बना लिए, और ईडी के सामने 5 दिनों तक 50 घंटे बैठकर हर सवाल का जवाब देते भी रहे और सरकार गिरफ्तार भी उनको नहीं कर पाई। तो क्या यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें जो डरा हुआ है, जो हताश है, जिसके पास जरा सी पूंजी भी है, वो नहीं चाहता है कि उसकी पूंजी उसके हाथ से निकल जाए, तो उसकी राजनीति अपनी जगह पे ठप पड़ी है और इसीलिए समूचा विपक्ष राहुल गांधी में ही एक आस देख रहा है और राहुल गांधी उस पाइपलाइन को देख रहे हैं जिस पाइपलाइन के जरिए पैसे का प्रवाह लगातार मौजूदा राजनीतिक सत्ता यानी बीजेपी के पास बहुत तेजी से जा रहा है। क्या वाकई यह स्थिति है? अगर यह स्थिति है तो इसमें एक क्षण के लिए दोबारा उस परिस्थिति को पढ़ने की कोशिश कीजिए जिसमें बहुत साफ तौर पर एडीआर एक बात का जिक्र करता है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म जो है वो कहता है कि फंडिंग का सोर्स अज्ञात लोगों के पास हो और उसकी संख्या 50% तक हो, यानी इतना डोनेशन जो दिया जा रहा होगा बीजेपी को उसमें 50% के बारे में कोई जानकारी ही ना हो। और उस पर उसने कहा कि दुनिया के तमाम देश, चाहे वह अमेरिका हो, जापान हो, बुल्गारिया हो, ब्राजील हो, इटली हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, नेपाल हो पड़ोस में, भूटान हो पड़ोस में, वहां पर भी ऐसा नहीं होता है। पूरा विवरण जांच के लिए उपलब्ध वहां पर भी हमेशा रहता है, लेकिन भारत के भीतर में जो फंडिंग का सोर्स है उसको अज्ञात कहकर वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, फाइनेंशियल मिनिस्ट्री हो या इलेक्शन कमीशन हो, तीनों चीजों को अपने तौर पर खत्म कर लेते हैं। और शायद इसीलिए जो गलत तरीके से पैन नंबर दिया जाए, पैन नंबर दिया ही ना जाए यानी मिसिंग हो जाए, उसकी संख्या भी अगर इस दौर में देखेंगे तो तकरीबन जो पीएम केयर्स में पैसा आया जो 22 कॉर्पोरेट का, उससे हटकर जो कॉर्पोरेट्स को परखा गया तो 452 डोनेशन देने वालों ने पैन नंबर ही नहीं दिए, 62 ने गलत दे दिए। ये मैसेज क्या है? मैसेज बहुत साफ है कि पूरी की पूरी डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी उस ऐसी पूंजी पर जाकर टिक गई है जो पूंजी सत्ता और कॉर्पोरेट के नेक्सस का सबसे बड़ा हिस्सा है, सबसे बड़ा साझीदार है। और शायद यह सवाल अगर 2024 से पहले इस देश के भीतर उठने लगता है और जनता के भीतर से यह सवाल उठने लगते हैं तो यकीनी तौर पर इस पाइपलाइन को लेकर इंक्वायरी और जांच की आवाज भी इस देश में हो सकती है। और अगर हो सकती है और हो जाए तो फंसेगा कौन? पैसा किसका है? बताएगा कौन? रोटेट पैसा कैसे किया जा रहा है? क्या ये पॉलिटिकल मनी है? क्योंकि हमने एक शुरुआत में आपके सामने आंकड़ा रखा था, आखिर में एक बार उसे फिर सुन लीजिए क्योंकि ये संख्या डराने वाली है। इलेक्ट्रल बॉन्ड 13,000 करोड़ से ज्यादा का, बैंक का रिटर्न ऑफ जो एनपीए का लिया गया उसमें 13 लाख करोड़ के लगभग, जो डिसइन्वेस्टमेंट है वो 3 लाख करोड़ के करीब, मोनेटाइजेशन है 6 लाख करोड़ का, प्राइवेटाइजेशन 10 लाख करोड़ से ज्यादा, कॉर्पोरेट टैक्स में माफी 4 से 5 लाख करोड़ की, शेयर मार्केट में वैल्यूएशन गलत तरीके से, उसके जरिए पूरा वो रोटेशन चलता है और मनी रोटेट इस दौर में इस तरीके से चलता है। तो क्या ये पाइपलाइन को कहीं पर कट किया जा सकता है? और अगर ये कट होता है तो क्या वाकई बीजेपी में नोटबंदी आ जाएगी? ये सवाल नहीं है, मौजूदा वक्त में उठा हुआ एक राजनीतिक नारा भी है और शायद लोकतंत्र पर जो पूंजी का अटैक है, पैसे का अटैक है, उसको लेकर इस देश के नागरिकों के लिए एक चेतावनी भी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।